हेलो फ्रेंड्स, आज की इस चर्चा में जो है बात करेंगे कल का कंटिन्यूएशन। और कल के कंटिन्यूएशन में अगर हम बात करें तो कल जो मैंने चर्चा आपके साथ की थी, और मैंने तो 2-3 दिन पहले ही आपको बोल दिया था कि इंडिया में भैया इन्फ्लेशन बढ़ने दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। जिसके अंदर दम है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के दिखा दे। मैंने आपको बोल दिया था आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिए थे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के अंदर जो नुमाइंदगी है वो किस तरीके की है। सरकार को इतना कर्जा लेना है, 7.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने। यार सरकार अगर 25 पैसे बढ़ा देगी ना तो सरकार का ही डेब्ट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़े तो बढ़े। यूएस के अंदर 7.5% इन्फ्लेशन हो गई है। ठीक है जी, वो मान रहे हैं भाई इन्फ्लेशन हो गई, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, और हमारी इन्फ्लेशन वास्तव में ज़्यादा है जो रिपोर्ट होती है, मैं ऐसा प्रतीत करता हूँ। बातें डिप्लोमेसी के लेवल पर कुछ भी हो सकती है, बट मैं सीधी बात बोलता हूँ स्पष्ट कि इन्फ्लेशन के साथ आरबीआई मैच करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अल्टीमेटली जो पेंशनर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो हाउस होल्ड है, जो अपने पैसे बैंक में रख रहा है, वो अपनी कैपिटल को बर्बाद कर रहा है। सिंपल सी बात ये है कि जो रियल इन्फ्लेशन है वो उसको आपके डिपॉजिट्स मीट ही नहीं कर पा रहे, यानी कि आपके डिपॉजिट्स पर आपको रियल मनी में नुकसान हो रहा है। यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी है जो आपको मिलेगी डिपॉजिट्स के ऊपर, वो आपको एक जबरदस्त लॉस देके जाएगी। अल्टीमेटली डिपॉजिटर्स के पास कोई और रेवेन्यूज है नहीं, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, तो भैया पैसा कहाँ रखना पड़ेगा? डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरे असेट्स क्लास हैं वहाँ पे रिस्क इतना ज़्यादा है कि लोग रखना नहीं चाहते। प्रॉपर्टी 10-10 साल चलती नहीं है, और प्रॉपर्टी में भी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो कंजम्पशन वाली होती नहीं है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सब इमेजिनरी मेजर्स है। ये मुझे लगता है इसका खामियाजा जो है हमें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान ने 1.5 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाए, मत बढ़ा बेटा, बाद में जब इकोनॉमी की हालत खस्ता हो गई तब बढ़ाने पड़े। तो कुल मिलाकर हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो जनरली महंगाई से जो है मुंह मोड़ लेते हैं। जो महंगाई है वो आपके सामने, यार क्रूड ऑयल आज फिर $93 पे चला गया। यूएस में 7.5% की इन्फ्लेशन हो गई, और हमारी इन्फ्लेशन, यार हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, अभी हम डेवलपिंग है, और उसमें इन्फ्लेशन और ज़्यादा है, लेकिन हम सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। बट कुल मिलाकर मुझे पूरा यकीन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, और आज के पहले ही सेंटेंस में आरबीआई गवर्नर ने यह बात साबित कर दी थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी जो उनकी, वो साफ साफ जो है बता रही थी। तो अपनी बात हुई सही, लेकिन आज एफआईआईज ने तो माल बेचना था, और एफआईआईज अब जिस तरीके से माल बेच रहे हैं, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा। एफआईआईज जो ट्रेडर्स हैं वो तो जो है अपनी पोजीशंस देखिएगा, एफएनओ में शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। उनको पता है यार पैसा कहीं से ऐसी जगह से आ रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस के पास आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एलआईसी का आईपीओ को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ भी आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पर लाना है। बट मैंने अपने पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस देखे कि जब आप इकोनॉमी से इमेजिनरी तरीके की लड़ाई लड़ते हैं तो बाद में इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होता है। और हालांकि शॉर्ट टर्म्स के अंदर तो हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट में फ़ायदा होता हुआ जो है हुआ ही है, और सब लोगों को हुआ है, बट रियल सेंस में इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं उनको अभी शायद ना तो सरकार और ना आरबीआई स्वीकार करने के लिए तैयार है। और शायद आपको 6 से 8 महीने के अंदर ये जो डिसीजंस हैं, जो पॉलिसी ली जा रही हैं,
मुझे लगता है कि ये शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रख के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने या ग्रोथ को तेज करने की कोशिश हो रही है। बट ये पर्टिकुलरली इक्विटी मार्केट के लिए ठीक इसलिए क्योंकि बिजनेसमैन यही चाहता है कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, उनका धंधा सभी हो। बट रियल सेंस में जो मिडिल क्लास है, जिसका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और उसके पास कोई और रेवेन्यूज़ नहीं है, वास्तव में उसकी जो मनी है वो आगे चल के फ्यूचर टर्म्स में लॉस हो रही है। ये मेरे ओपनिंग रिमार्क्स थे, और ओपनिंग रिमार्क्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अच्छे भी ना लगे, बट मेरा जो जनरल परसेप्शन था वो मैंने आपके साथ बात कर दिया। मेरा जो है अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू है। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि सर आप ये जो गवर्नमेंट है इसका फेवर करते हो, कभी आप इसके अगेंस्ट में रहते हो, आपका व्यू क्या है? मेरा भाई साहब व्यू, ना मैं गवर्नमेंट के फेवर में हूँ ना मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हूँ। मेरा व्यू जो मुझे ठीक लगता है, जो उस दृष्टिकोण में, जो मेरे एनालिसिस के दृष्टिकोण से मुझे सही लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बट जो मुझे ठीक लगा वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। आप इसके लिए हो सकता है कि मेरे को क्रिटिसाइज भी करे, यार सर ये आप कैसे बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। आज निफ्टी 17,600 की अहम रेजिस्टेंस पर जो है काम करता हुआ नजर आया। आज सारा गेम ऑप्शंस में था। मैं आपको बताऊं कि आज दिन भर जो है, हालांकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, लेकिन मुझे आज ये पता था कि एक्सपायरी 17,600 पर होगी और बैंक निफ्टी 39,000 पे होगा। कब पता चला? सुबह आरबीआई की स्पीच के बाद। ऐसा लग रहा था जैसे DIIs को पहले से खबर थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे, उन्होंने देखिएगा माल उठा लिया। FIIs जहाँ पे सेलर थे, और ये FIIs की सेलिंग भी मैं आपको बता दूं, FIIs की सेलिंग लास्ट में आई है 3 बजे के बाद। FIIs भी खरीद ही रहे थे, उनको पता था जो फ्लो है फ्लो के साथ खेलते रहो। तो अल्टीमेटली FIIs भी धीरे धीरे करके माल बेच रहे थे। उनको पता था ऑप्शंस में 39,000 की जो कॉल है वो उन्होंने राइट कर रखी थी, तो वो दिन भर 100-150 रुपये चलेगी। उनको पता था बाजार नीचे गिरेगा तो FIIs उठे, तो ऑप्शंस के जो ट्रेड्स थे 39,000 पे कॉल और पुट दोनों बेचे गए थे, यानी कि स्टाडल बेचे गए थे। और जो बेचारा हमारा ऑप्शंस का बायर है, उसको ये पता भी नहीं था कि शायद 39,000 पे एक्सपायरी होगी। 39 पे लाने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि 39,000 की कॉल लोग इस उम्मीद से खरीदते हैं कि 39,500 हो जाएगा शाम तक, और 39,000 की पुट इस उम्मीद में कर रहे थे कि जो है 38,500 हो जाएगा। दोनों का भैया पैसा आज ले लिया बड़े प्लेयर्स ने बड़ी सावधानी से। हमारे जैसे कुछ ऑप्शन सेलर हैं वो भी शायद इस तरीके से जो है समझ जाते हैं बात, तो वहाँ पर भी पैसे बनते हैं। लेकिन भाई साहब ऑप्शन सेलर का रिस्क भी होता है। पिछले हफ्ते आपको पता है ऑप्शन सेलर जो 39,300 से सीधा बाजार लास्ट के 1 घंटे के अंदर किस तरीके से गिरा था। इसी तरीके से उससे पिछले हफ्ते की एक्सपायरी में बाजार 37,000 से 38,000 आ गए थे आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऑप्शन सेलर को जब झटका लगता है वो भी जोर का लगता है। और हालांकि अभी बड़े प्लेयर्स ऑप्शन सेलर को फंसाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन देखिएगा 3 एक्सपायरी थी। मैं आज दिन में एक जो है इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर है उनके साथ बातचीत कर रहा था। मैं उनको यही बोल रहा था कि 3 हफ्ते की एक्सपायरी देखिएगा, पिछले हफ्ते की जो एक्सपायरी थी उसमें लास्ट में बाजार 39,300 से नीचे 300 पॉइंट नीचे गिरा, यानी कि मंदी हुई। उससे पिछले हफ्ते में तेजी हुई थी और इस हफ्ते में लास्ट में न्यूट्रल रहेगा बाजार 39,000 पे। वैसा हुआ अभी बाजार का आउटलुक क्या है देखिएगा। बाजार का आउटलुक ये है, मैं अपने एक पर्सनल व्यू दे रहा हूँ मैं आपको भाई साहब। सबसे अच्छा व्यू बताता हूँ आपको ऑप्शन सेलर के एंगल से। ऑप्शन के सेलर के एंगल से भाई साहब कॉल ऑप्शन ना अगले 6 महीने तक आप थोड़ी दूर दूर की कॉल ऑप्शन बेचे जाओ और भाई साहब पैसे कमाए जाओ। मतलब अगर 17,600 पे चल रहा है, 18,000 की कॉल ऑप्शन बेचो, 1 हफ्ते छोड़ के 1 हफ्ते आगे की, ठीक है। 400 पॉइंट हफ्ते में चलेगा तो ठीक है, नहीं तो भैया आपके कॉल के पैसे आ गए, ठीक है जी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 39,000 पर बाजार है और एक एट द मनी ऑप्शन 500 रुपये की होती है हफ्ते की, और एक साल में 50 हफ्ते होते हैं, 52 होते हैं पर में 50 होते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 25,000 पॉइंट तक आप कॉल ऑप्शंस जो है डिफेंस में आराम से, मतलब 25,000 पॉइंट अगर निफ्टी बैंक चलेगा तब उसके बाद उसको नुकसान होगा। हालांकि बीच में वोलेटिलिटी मैनेज करने के लिए कुछ पुट भी जो है सेल कर सकते हैं इंसान, बट कुल मिलाकर बड़े प्लेयर्स इस बात को समझते हैं। उनको पता है यार बाजार ज़्यादा गिराने से भी कुछ नहीं है, चलाने से भी कुछ नहीं है। बाजार चले 2-3 दिन, जब बाजार चलता है लोग कॉल बेच देते हैं,
2-3 दिन बाजार नीचे की तरफ जाता है, लोग पुट बेच देते हैं, बाजार बीच में जाके सेटल हो जाता है। ऑप्शन के सेलर इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जो बहुत तेज तर्राट लोग हैं भाई से, जो ऑप्शन बाय करके भी पैसा कमा सकते हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। तो वहाँ पे हालांकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब जो बाकी चर्चा जो है मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में करूँगा, तो तब तक आप ये वीडियो देखिएगा। आज थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था, तो अभी दूसरी वीडियो का एनालिसिस थोड़ी देर में आपको उपलब्ध कराते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।